जल उठा रेगिस्तान भोकाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। विकास नगर के पश्चिम दूर फैला हुआ अथाह रेगिस्तान, सूर्य की किरण जिसकी रेत पर पड़कर मानो सारे रेगिस्तान को दहला कर अंगारा बनाने पर तुली थी। भीषण गर्मी ने जहां सदा रेगिस्तान में रहने वाले परिंदे सिर छिपाने के लिए विशेष हो गए उठे थे, वहाँ अपनी मातृभूमि की मान सम्मान की रक्षा करने के लिए प्रकृति की हर मार को सहते हुए राजा शत्रुघ्न की सेना के दांत खट्टे करने के लिए प्रियंत और विकास नगर के सैनिक अपने सच्चे सेनापति प्रवीण सिंह और युद्ध क्षेत्र के तलवारबाज प्रताप के नेतृत्व में सभा साथियों यूं ही चमकाते रहो अपनी तलवारें और रेत रेत ही बना दो शत्रु के शरीरों को। विकासनगर की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जहां तसल्ली तीव्रता से युद्ध क्षेत्र में जुटे हुए थे, वहां गुलंगनगर की सेना के शरीरों को उत्साह और संचार करने के लिए राजा गुलाड़ा रेगिस्तान में ना जाने स्थित इस रहस्यमय स्थान पर नजर आ रहा था। विकासनगर की सेना में दम कम है और राज्य के लिए मर मिटने के लिए जाने की भावना कि आगे मेरी सेना ज़्यादा समय तक उनका सामना नहीं कर सकती। इसलिए मुझे युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शैतान सम्राट के पास आना पड़ा। मुझे पूर्ण आशा है कि शैतान सम्राट की सहायता से विकासनगर को अपनी विजय का पताका अवश्य फहरा पाऊंगा। और फिर कुछ क्षणों बाद शैतान सम्राट को बलि देने का प्रबंध करो जोग्या। और बलि के पश्चात गूंज उठा वातावरण में गुडुम्बा की भारी भरकम आवाज से, आज तक मैं तुझे निस्वार्थ बलि देता आया हूँ शैतान सम्राट, परंतु आज तूने तेरी सहायता के साकार करना है अपना वर्षों का सपना, इसलिए सहायता कर शैतान सम्राट, सहायता कर भ्राम सहायता। उधर रण क्षेत्र में गूंज रहा था शत्रु के कराहों और विकासनगर के सैनिकों का साहस भरे स्वरों का, शाबाश मेरे मार्च को इसी पर मार्चे में आज एक भी शत्रु वापस जीवित नहीं लौटना चाहिए। खचाक खचाक आह। और उमड़ रहे शत्रु के पैरे परंतु मैदान क्षेत्र में भाग उठे खड़े हुए। इससे पहले ही रुक जाओ, युद्ध क्षेत्र से तुम नहीं शत्रु सेना भागेगी। ये राजा गुडुम्बा है शायद अपने साथ किसी महारथी को लाया है तभी इतने दंग भरे स्वर में बोल रहा है। प्रताप सिंह की तलवार लहराएगी तो ना राजा दुलाड़ा का दम रहेगा और ना उसका महारथी अपने घोड़े को तेज से बढ़ाकर। प्रताप सिंह टूट पड़ा उस महारथी शत्रु पर और फिर दोनों हथियारों से टकराए, पर इतना जबरदस्त झटका लगा कि खुद संभल ना सका प्रताप सिंह। गर्म रेत में गिरते ही और वेद फुर्ती के साथ खड़ा हुआ प्रताप सिंह और अपने घोड़े पर कूदा योद्धा विद्युत की गति से चमक उठे उसके अस्त्र, जिसमें एक थी प्रताप सिंह अधिक निपुण हाथों में थमी तलवार और दूसरा था वह विचित्र हथियार थमा महारथी रहस्यमय हाथों में। प्रताप सिंह अपनी निपुणता का करारा प्रयोग कर अपने शत्रु को मात देने के लिए प्रयत्नशील था और रहस्यमय महारथी विचित्र हथियार के आगे प्रताप सिंह की निपुणता कुछ न कर पाई और न उसकी तलवार। और प्रताप सिंह को हारते देख गर्जा सेनापति प्रवीण, सैनिकों घेर लो ये दुष्ट को। परंतु सेनापति प्रवीण की शक्ति के जत्थे से घिर गया योद्धा और शाबाश बढ़ो, समाप्त कर डालो इसे। हा 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 हा। इसे समाप्त करने के बाद सोचना मूर्खों, पहले
अपनी तरफ पैरों की तरफ बढ़ बढ़ाकर तो देखो। अरे रेत के नीचे से छोटे छोटे प्राणी निकलकर हमारे पैरों से लिपटने लगे। आई साथियों, घबराओ मत, प्रवीण प्राणियों से साहस दामन छोड़ दो, समाप्त कर दो इन्हें। आगे बढ़ो बढ़ो। अगर रेत की इस आंधी को चीर कर आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो। और रेत की आंधी सभी के कदमों को रोक दिया। आह मेरी आंखें, उफ, इस तेज आंधी के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस आंधी से बचने का अब एक ही उपाय है। सभी अपने आप को अपनी अपनी ढालों से आगे और आगे बढ़ो। दूसरे ही पल शत्रु सैनिक प्रवीण का सूझबूझ और बुद्धि की दाद दिए बिना न रह सके। वाह वाह, क्या शानदार तरीका रेतीली आंधी से बचकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। परंतु ध्यान रखना योद्धा, ये तुम तक पहुंचने चाहिए। और इसी के साथ ही योद्धा के हाथ में तभी तलवार से लपा उठी किरण। और आगे बढ़ते सैनिकों के पांव रेत में बनती चली गई। दलदल में रेत बनती चली गई। उफ उफ, दलदल। देखते ही देखते दलदल में बुरी तरह फंस चुके थे। आह, बड़े आए थे मेरे सहायक को, मृत्युंजय योद्धा को समाप्त करने। अब इसके हाथों तुम समाप्त होगे। हा हा। उफ, दलदल हम बेबस कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। उधर मृत्युंजय योद्धा अपनी कमर में लिपटी अद्भुत रस्सी अपने हाथ में ले ली और जो उस हाथ में थमी रस्सी को घुमाने तेजी आती गई तो रस्सी का घेरा बढ़ता जा रहा था। और बेबस और ऐसा ही खड़े सेनापति प्रवीण और उसके साथियों की गर्दनें कटने के लिए। और अब तब गर्दन कटनी ही थी। तभी सभी के जीवन बनकर आ पहुंची तलवार, और महागुरु भोकाल की तलवार, और थामने वाले हाथ महाबली भोकाल के। अब जो गर्दनें कटकर रेत पर गिरनी थी और सेनापति व शत्रुओं की होगी, इसलिए तुम सैनिकों को दलदल से निकालो। मैं देखता हूँ शत्रु कितना बाहुबली है। यह भोकाल है, मृत्युंजय विकास नगर का सबसे शक्तिशाली। समाप्त कर दो इसे। दो समझ लो, हम युद्ध लड़े और जीत लिया। भोकाल कागज की पतंग नहीं, उल्टा जो जैसे चाहे उसे समाप्त कर दे। भोकाल तो वह इस्पात है का पुतला है जिसे टकरा कर उसे समाप्त करने की सोचने वाले स्वयं समाप्त होकर रह जाते हैं। तनाक और मृत्युंजय योद्धा का वार करे साथ ही भोकाल समझ गया कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं, क्योंकि मेरी तलवार आज तक बहुत से योद्धाओं से टकराई है, परंतु उसे कोई सांस उसका सामना नहीं कर सका। और इसी से मुझे महसूस हो रहा है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति भोकाल शक्ति से आसानी से नहीं हरा पाएगी। दो महारथियों के बीच चलने वाला भीषण युद्ध और सूर्यास्त में बज उठा युद्ध विराम की बिगुल। बच गया भोकाल, तेरा भाग्य अच्छा था, तू बच गया। भोकाल, सूर्यास्त का धन्यवाद दे, वरना राजधानी लौट जा, क्योंकि अगर तू कल मृत्युंजय की योद्धा के सामने आया तो वह बच नहीं सकेगा। कौन बचेगा कौन नहीं, इसका निर्णय कल सूर्यास्त पर होगा। गुलाडा। और फिर भोकाल सैनिकों के साथ शिविर में लौट गया और युद्ध क्षेत्र में लगा रात्रि शिविर सैनिकों के विश्राम करते रहे, कुछ जख्मों को पीड़ा से कराते रहे और कुछ अगले दिन की युद्ध रणनीति बनाते हुए। परंतु कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कई दिनों तक बिना विश्राम किए अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक किया जाता है, क्योंकि उन्हीं करनी होती है युद्ध सामग्री और पानी की सुरक्षा। जरा 8 पर सतर्क को उठते हैं सैनिक। ओह, गेहूं की बोरी कटने की आवाज़, किसने फाड़ी बोरी, आओ देखते हैं। और बोरी फाड़ने का कारण जानकर
आंखें फट गई सैनिकों की। अरे ये क्या, बोरी में नागफनी कैसे उगाई? जरा ध्यान से देखो, बोरी में भरे क्यों नागफनी उगी है? और ये मात्र एक बोरी में की दशा नहीं, हमारी सारी रसद नागफनी में बदल गई। अगले दिन भूखी सेना लड़ रही थी। भूखी सेना के साथ लड़ा भोकाल, और वह भोकाल शत्रुओं के फरेब का बदला अपनी तलवार की चमक से दे रहा था। नागफनी बने चुके गेहूं का एक एक दाने के बदले शत्रुओं की लाशों का ढेर लगाने का तत्पर नजर आ रहा था, जो और भूखे पेट होने के बावजूद ऐसी वीरता से लड़ रहा था। विकासनगर का हर सैनिक मानव शत्रु से अधिक से अधिक सैनिकों को मारकर अपनी भूख मिटा लेना चाहता हो। शत्रुओं पर एक गहरा आघात था। शत्रुओं की रसद नष्ट कर हमने सोचा था कि उनके पेट और हौसले परस्त हो जाएंगे, पर उनकी चमत्कारिय ढंग से न सिर्फ स्वयं को संभाल लिया बल्कि मार्चा भी हमें करारी मात दी है। उन्हें भूखे पेट लड़ने का परीक्षण प्राप्त किया लगता है। हाँ ऐसा है, लेकिन भूखे पेट लड़ने वाले ये प्यासे नहीं लड़ पाएंगे। प्यास और वे भी रेगिस्तान में, समझ गए ना मृत्युंजय योद्धा? मेरे कहने का मतलब, राजा गुला की पहेलियों का अर्थ अच्छी तरह समझ गया था मृत्युंजय योद्धा। जबकि सारी रसद एक नागफनी में बदल गई जाना यह बात का संकेत करता है कि शत्रु तंत्र शक्ति का सहारा ले रहा है। हमें उसकी चाल का उत्तर देना होगा। ऐसा मात्र एक व्यक्ति सहायता कर सकता है, वह है तांत्रिक टल्लू। सेनापति जी तुरंत राजधानी से टल्लू को बुलाने और रसद मंगाने का प्रबंध कीजिए। ठीक है भोकाल। और उधर वाँ वाँ वाँ। अरे ये शांत ऊँटों में एकाएक क्या हुआ? उत्तेजित होकर एक तरफ क्यों भागे जा रहे हैं? सारे ऊँट जल भंडार की तरफ जा रहे हैं, किंतु क्यों? और जब तक किसी को मतलब समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पागल ऊँटों ने सारा पानी बर्बाद कर दिया था, और देखते रहने के सिवा क्या कर सकते थे सैनिक? विकासनगर से सैनिकों का परीक्षण कठिन घड़ी के रूप में आया था वह दिन। उन्हें प्यासे ही रेगिस्तान की चिलकती गर्मी में शत्रु से जूझने जाना पड़ा, किंतु ऐसे में भोकाल की वीरता और उसके उत्साह भरे शब्दों ने अपने सांस में जगा कर लड़ा। हर सैनिक अपने शरीर की गति कम मत होने देना साथियों, क्योंकि जिस तरह शत्रुओं ने हमारी पानी बहाया है, हम आज उनका लहू बहाना है। सभी सैनिकों ने दिखाया कि मात्र पानी के नहीं, शत्रु के लहू के प्यासे भी हैं, और भूख और प्यास हौसलों और सांस के तूफान में जरा भी दबाने में सफल नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा कब तक चलता है? भूख और प्यास अपना रंग दिखाना। इसलिए अगले दिन मुझसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा। पानी, मुझे पानी चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। अगले कुछ गिरे और फिर कई। अरे उपभोकाल सैनिकों की तरह अब मेरा सांस भी जवाब दे रहा है। स्वयं को संभालो सेनापति, अगर तुम टूट गए तो बाकी फिर बाकी और सेनापति खड़े होइए। इसी के साथ गूंजा गुलाडा का वही सी ठहाका, हा हा, भूख प्यास ने तेरी सेना तोड़ डाला। अब तेरे उत्साह भरे स्वर बेजान होते शरीरों में प्राण नहीं फूंक सकते। अब तो कम से कम भोजन तो पानी ही कर सकते हैं, और रेगिस्तान में ये दोनों वस्तुएं मेरा मृत्युंजय योद्धा उपलब्ध करा सकता है। देखो दूसरे ही क्षण विकास नगर के सभी सैनिक की बोचें खिल गई। फलों से लदे वृक्ष भाग खड़े हुए सभी। पानी पानी, मुझे भोजन, पानी चाहिए पानी। रुक जाओ, जो दिखाई दे रहा है वह शैतान का फैलाया जाल है। तो यह तुम्हें मूर्ख बना रहा है। वहाँ पानी नहीं, फलों से लदे वृक्ष नहीं। रुक जाओ। हा हा, चीख भोकाल और चीख, किंतु
अब कोई रुकने वाला नहीं। अब तेरी पुकार सुनने के लिए कोई रुकने वाला नहीं। हा हा हा। क्रोध से मैं गरज उठा भोकाल। रुकेंगे भोकाल की पुकार में उसके साथ ही रुकेंगे, परंतु तब जब भोकाल तेरे मृत्युंजय योद्धा और उसकी मारी मारिच का अंत कर देगा। और अब भोकाल ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी हा हा हा। मृत्युंजय योद्धा, यह भयानक काली आंधी तुझे तिनके के समान उड़ा कर ले जाएगी भोकाल। भोकाल क्रोध से पुकारता भोकाल आगे बढ़ा। इस दशा में तू ज़्यादा देर तक नहीं काली आंधी के सामने नहीं ठहर सकता। उफ, मेरी प्रतिष्ठा, विकास नगर के मान सम्मान और मेरे सैकड़ों साथियों का जीवन का प्रश्न है, और इसलिए मुझे ना मात्र आंधी के सामने ठहरना है, अपितु इसे अपने तक पहुंचने से भी रोकना है। और इसके लिए मुझे अपनी तलवार की ज्वाला शक्ति का प्रयोग करना होगा। ज्वाला शक्ति उगलती अपनी तलवार को लेकर भोकाल फिरकनी की तेजी से घूमता चला गया, और इसी के साथ इर्द गिर्द ज्वाला शक्ति की दीवार सी बनती चली गई, जो अब भोकाल की काली आंधी से बचा रही थी। और इसी बात का राजा गुलंदा बेसब्री ढंग से चीखने के लिए विवश कर दिया। अपनी शक्ति को बढ़ा मृत्युंजय, ताकि इसकी सुरक्षा घेरे को विध्वंस कर कर तेरी काली आंधी इस संसार से उड़ा कर ले जाए, जहां इसे मृत्यु के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बढ़ा अपनी शक्ति को मृत्युंजय, और बढ़ा। और मृत्युंजय अपनी योद्धा अपनी शक्ति को बढ़ाए जा रहा था। उधर भोकाल अपनी मुसीबत बढ़ती जा रही थी। काली आंधी की काली शक्ति ज्वाला की सुरक्षा दीवार को भेद कर मुझ तक पहुंचने रही है, और अभी वह उसे बढ़ाता ही जा रहा है। इसका तात्पर्य मेरे पास ही कुछ ही क्षण है कुछ करने के लिए। अगर मैं प्रयत्न करूं तो उस शैतान का खात्मा कर सकता हूं, क्योंकि उसने सारी शक्ति काली आंधी बढ़ाने में लगाई हुई है, और इस काम में मुझे अभी करना होगा, वरना फिर कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अपने सारे सांस को और शक्ति को शानदार परिचय देता हुआ भोकाल बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ा, और खचाक खचाक, और अपने प्रयास से जहां भोकाल उस मृत्युंजय योद्धा को समाप्त करने में सफल हुआ, वहीं उसे समाप्त करने के चक्कर में काली आंधी की शक्ति की चपेट में आ गया और उड़ गया। हर कोई अभी तक स्तंभ उस घटना को देख रहा था। तभी एक तरफ से तेज शोर मानो सभी की नींद से जागा। हम आ गए, तांत्रिक टल्लू हमारे लिए रसद पानी और सहायता ले आए। विकास नगर के सैनिकों के लिए जहां यह हर्ष का विषय था, वहीं शत्रुओं के लिए भाग खड़े होने का। हमारा मृत्युंजय योद्धा समाप्त हो गया। अब हम इनसे नहीं निपट सकते। अभी भाग कर वापिस शिविर में पहुंचो। और कुछ ही क्षणों बाद शत्रुओं से खाली हो चुका था युद्ध क्षेत्र। समाप्त दोस्तों।